तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम क्या पे छोड़ा था कि जो आपका एनर्जी है, ठीक है? किसी भी रेडिएशन की, तो वो जो एनर्जी है वो आपका बंडल्स के फॉर्म में होती है, ठीक है? क्वांटाइज़ होती है बिल्कुल। तो जो एनर्जी है वो इस तरीके से डिस्क्रीट होती है और एक स्पेसिफिक यहाँ पे एनर्जी होती है। ये जो रेडिएशन हम डालते हैं, तो उसमें जो एनर्जी है वो लास्ट में दिया गया था F = NH न्यू, ठीक है? जहाँ पे H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी है उस रेडिएशन की, ठीक है? न्यू इस जो है फ्रीक्वेंसी है इस रेडिएशन की, जो ये रेडिएशन चल रहा है। अब इस रेडिएशन में इसको क्वांटाइज़ करने के लिए एक यहाँ पे क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है? एन जो इंटीजर है, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि क्वांटाइज़ हो गया अभी एनर्जी। तो अब सेम ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है वो क्या है? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सरफेस होता है एक होता है सॉलिड सरफेस। अब ये जो सॉलिड सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस पे क्या होगा कि जो आपका लाइट होगा, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कोई भी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर आप यहाँ पे छोड़ोगे, तो होता ये है जनरली कि वो अपने रेडिएशन जो है वो उसके पास तो क्वांटाइज़्ड है। वो क्वांटाइज़ अपनी एनर्जी जो है, मतलब स्पेसिफिक एनर्जी, वो डोनेट कर देगा इस सरफेस को। और डायरेक्टली सरफेस का मतलब क्या है कि कोई भी मेटल है, मेटल क्या होता है? मेटल होता है कि उसमें न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और बाहर के उसके जो शेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? किसी भी मेटल में आप देख लीजिएगा, अलग-अलग इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग वो अलग-अलग मेटल हो जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन सब में होते हैं। तो डायरेक्टली वो जो एनर्जी है वो पास आउट हो जाती है आपके एटम को। अब एटम में क्या होता है कि एटम को जब एनर्जी मिलती है तो वो पास आउट कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन को। तो जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि यहाँ पे जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के आसपास फिर ये शेल होती हैं, तो इन शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, ठीक है? सपोज़ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं इस एनर्जी को लेके, मान लीजिए फर्स्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे अपने एनर्जी को लेके रिमूव होने लगता है, निकलने लगता है, ठीक है? ये पूरा आपका कंप्लीट यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन वाला, तो ये न्यूक्लियस पे ना जाके एनर्जी जो है वो स्टार्टिंग में, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन ही ऑब्जॉर्ब करते हैं, वही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होने लगता है। तो ये जो फिनोमिना है कि आपका रेडिएशन आया और रेडिएशन किसी भी मेटल सरफेस पे आया इस तरीके से, और इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होना, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है? तो इसको सबसे पहले किसने देखा था? इस इफेक्ट को जो है सबसे पहले देखा था आपके जो यहाँ पे हर्ट्स हैं, उन्होंने देखा था 1886 में, ठीक है? कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें होता क्या है कि आपका यूवी लाइट है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है? मेटल से। तो यूवी लाइट क्या करता है कि मेटल पे जैसे ही हम डाल लेते हैं तो यूवी लाइट के डालने के बाद मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है? एक सेकंड में देख लूँ कोई स्टूडेंट तो नहीं है क्लास में रुका हुआ। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा कि अब ये इलेक्ट्रॉन्स होने लगेंगे इजेक्ट। अब क्या होगा कि जो एनर्जी है वो है क्वांटाइज, तो इसको ना थ्योरी नहीं दे पाया हार्ट्स के ये हो क्या रहा है, कुछ नहीं उसको पता चला। वो फिजिसिस्ट था, ठीक है? मतलब फिजिक्स से रिलेटेड वो वर्क करता था, केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं था हार्ट्स। तो उसको कोई थ्योरी नहीं दे पाया। इससे रिलेटेड जो थ्योरी थी वो दी थी सबसे अच्छी आइंस्टाइन ने 1905 में। और उसने क्या बोला था कि ये जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, दरअसल ये एक फोटोन हाइपोथेसिस है। मतलब क्या है इस बात का, फोटोन हाइपोथेसिस का, कि जो आपका रेडिएशन है, वो रेडिएशन आपका जो चलता है वो ऑब्वियसली वो फोटोन की फॉर्म में चलता है, ठीक है? छोटे-छोटे बंडल पैकेट की फॉर्म में चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा बोलते हैं, है ना?
तो वो उनको फोटॉन्स भी बोलते हैं। तो फोटोन जो होता है वो एच न्यू एनर्जी के साथ वाला, ये एच न्यू एनर्जी के साथ वाला फोटोन होगा। अब ये पड़ेगा आपके मेटल के सरफेस पे, ठीक है। यानी कि मेटल सरफेस का मतलब क्या होगा कि एक होगा न्यूक्लियस, यहाँ पे होगा एक न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के पास होंगे यहाँ पे आपके शेल्स। अब उनमें होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अलग अलग आपकी शेल्स में, अलग अलग मेटल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे होगा ये आपका बीच में बिल्कुल आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस तक तो ये पहुँच ही नहीं पाएगा बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, ये फोटॉन्स किसके साथ इम्पैक्ट करेंगे, ये फोटॉन्स डायरेक्ट आपका इंटरेक्ट करेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ। अभी ये इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया कि ये फोटोन आया और इसके साथ अटैच हो गया, यानी कि जो अपनी एनर्जी है वो उसने इलेक्ट्रॉन को दे दी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने शेल को छोड़ देगा, वो दूसरी शेल में चला जाएगा। तो अगर इतनी एनर्जी मिल जाए, एनफ एनर्जी, कि वो अपनी सारी शेल्स को छोड़ के निकल जाए, है ना, तो इलेक्ट्रॉन ये इजेक्ट हो गया। तो ये जो हाइपोथेसिस है ये आइंस्टाइन ने बताई थी कि जो आपका फोटोन है वो फोटोन की वजह से ही होता है, ठीक है। उसने एक प्रॉपर फॉर्मूला भी दिया था इससे रिलेटेड। जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या था। उसने बोला था कि एक ना वर्क फंक्शन होता है, हम वो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी आपके फोटोन की, फोटोन क्या करेगा, आके यहाँ पे किसी भी सरफेस पे अटैच करेगा। तो ये जो भी सरफेस पे अटैक करेगा, ये कोई मेटल की सरफेस है यहाँ पे, तो कोई भी सरफेस पे अगर अटैक करेगा, ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से वर्क करेगी, ये काइनेटिक एनर्जी वर्क करेगी एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। अब ये एच न्यू और एच न्यू नोट क्या है, दरअसल जो आपका फोटोन की एनर्जी है वो है एच न्यू, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए एजेक्ट होने के लिए, या उसके पास कितनी एनर्जी आती है या इनिशियली पहले से है, वो है एच न्यू नोट, ठीक है। तो जो आपका जो फोटोन की एनर्जी है वो है एनर्जी, वो एच न्यू, ठीक है। और इनिशियल एनर्जी या फिर कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को चाहिए निकलने के लिए, तो वो होती है आपकी एच न्यू नोट। अब ये काइनेटिक एनर्जी है किसकी, ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी आपका जो फोटोन है वो डोनेट करता है आपके इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये एक्चुअली किसकी होती है, ये होती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही भग रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा ही रहा है। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, वो होगी आपकी एच न्यू माइनस एच न्यू नोट के बराबर। मतलब एच न्यू तो आपकी जो एनर्जी है वो दे रहा है आपका फोटोन, ठीक है। और जो आपकी बची खुची जो एनर्जी है, ठीक है, जो बची हुई एनर्जी है जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, यानी कि वो एनर्जी, वर्क फंक्शन एक्चुअली बोलते किसको है, कि आपका जो शेल है, शेल से निकालने में भी कुछ एनर्जी लिखती है, मतलब तो वो एनर्जी कितनी लगेगी, वो एच न्यू नोट लगेगी, ठीक है। टोटल एनर्जी वो क्या है कि इसको शेल से निकालने में जितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी वो एच न्यू नोट होगी, ठीक है। तो ये आप थ्योरी दी थी आइंस्टाइन ने, ठीक है। अब फ्रिक्वेंसी कितनी होगी फिर इस इलेक्ट्रॉन के निकलने की या इस रेडिएशन के निकलने की, जो फ्रिक्वेंसी है वो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने आइंस्टाइन ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली वर्क फंक्शन के, वर्क फंक्शन होता फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। अब ये वर्क फंक्शन होता क्या है, मैंने जैसे अभी आपको समझाया कि अब जो शेल में आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ, बड़ा मस्त पड़ा हुआ है, आराम से सो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी एनर्जी एच न्यू। अब जो एनर्जी मिली उस एनर्जी को लेके ये शेल से जो बाहर भागेगा, ये जो एस्केप करेगा, इस उसमें जो एनर्जी खर्च होती है उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और कुछ एनर्जी क्या है कि उस एनर्जी को जो है ये एब्जॉर्ब करके ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली क्या होती है कि वो आपकी फोटोन की एनर्जी और वर्क फंक्शन का जो है एडिशन होता है। वर्क फंक्शन में क्या है कि वर्क फंक्शन आपका नेगेटिव रहता है, ठीक है, क्योंकि हम करें तो सही, सामने वाला करे तो गलत, है ना। तो इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो वो नेगेटिव में एनर्जी जाएगी, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ा रहा है अपनी, जो निकल रहा है वो खुद से निकल रहा है, तो इसलिए वो माइनस हो जाएगा। हम जो उसको एनर्जी देंगे वो बिल्कुल पॉजिटिव होगी, है ना, हम करें तो सही, सामने वाला करे तो गलत। तो हमने उसको जो एनर्जी दी एच न्यू, वो एच न्यू रहेगी पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगी वो माइनस एच न्यू नोट, ठीक है। ये वर्क फंक्शन आपका फाई कहलाता है। अच्छा,
अब बात करते हैं क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी में इसमें क्या डिफरेंस रहा। कि क्लासिकल में बताया कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। कि जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो बढ़ती रहेगी, जितनी इंटेंसिटी का आप रेडिएशन डालते रहोगे यहाँ पे, उतनी ही मतलब काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा। देखने में भी सही लगती है अपनी क्लासिकल थ्योरी, नहीं बिल्कुल सही है कि भाई अगर हाई इंटेंसिटी का डालें हम कोई रेडिएशन तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता एक्चुअली में आप कितना भी रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज कर लो, कितनी भी आप इंटेंसिटी बढ़ा लो, इस इंटेंसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसकी काइनेटिक एनर्जी पे। जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो उतनी ही रहती है, ठीक है। तो ये पता चला हमें बात क्वांटम केमिस्ट्री से कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होती ही नहीं है। काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ पे, अब ग्राफ देखो आप, ये काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ पे क्वांटम के अकॉर्डिंग क्या है, लीनियर ग्राफ है, मतलब इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ काइनेटिक एनर्जी उतनी ही है, रेडिएशन की इंटेंसिटी पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी में क्या बताया था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, रेडिएशन आप जो है आप इंक्रीज करते जाओ और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते जाओ, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे जो है कॉन्ट्रडिक्शन होता है क्लासिकल और क्वांटम में, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट, तो यहाँ पे क्लासिकल में क्या बोलते हैं कि वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, वो करती है इंटेंसिटी पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के लिए तो लीनियरली बढ़ रही थी, है ना, और फ्रिक्वेंसी पे बढ़ नहीं रही है। तो क्वांटम बताता है कि ना ना ऐसा नहीं है मेरे भाई, कि जो फ्रिक्वेंसी है फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग लीनियरली बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ना कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी कितनी बढ़ा लो, बट ये है कि अगर आप एक्सरे डाल रहे हो, यानी कि बिल्कुल ही अलग ही फ्रिक्वेंसी आपने डाल दी, हाई फ्रिक्वेंसी आपने डाल दी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर एक्सरे में ही मतलब या फिर आईआर स्पेक्ट्रो या फिर आईआर रेज में भी आपने 300 मतलब से सेंटीमीटर इनवर्स से लेके और 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होती है वो। तो अगर अलग अलग इसमें इंटेंसिटी आप यूज़ करोगे, अलग अलग फ्रिक्वेंसी यूज़ करोगे, तो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है ये। फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज होती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती कि कितनी आप रेज डाल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे ये क्वांटम और क्लासिकल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एक्चुअली इस थ्योरी को लेके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके। तो पहले हम ये सोचते थे क्लासिकल थ्योरी में कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, बट एक्चुअली में हमने जो क्वांटम है वहाँ से हमें पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन के भागने की या एस्केप करने की, कि जितनी स्पीड होती है उसकी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो एक्चुअली उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो ये अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो ये, कौन कौन स्टूडेंट जुड़ चुके हैं एक बार देख लूँ मैं। अच्छा ठीक है। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नेक्स्ट मैं अभी आपके पास शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, इसके बाद हमारा रहेगा क्या। इसके बाद मैंने आपको अभी पीडीएफ वगैरह सेंड किए हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूँ। ये देखिएगा स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको अच्छे से। ये रीडबर्ग फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, ठीक है। रीडबर्ग फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, तो क्या होता है कि एटम्स है उनको हम ना अगर मतलब हीट करें तो वो ना रेडिएशन छोड़ने लगता है, ठीक है। अब हीट करने के बाद जो रेडिएशन है उनको उनके सामने लगा दिया हमने डिटेक्टर। अब डिटेक्टर से पता चल जाता है कि आपकी जो रेडिएशन
है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, क्या उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो ऐसा हमने क्या करा है, हाइड्रोजन एटम के साथ किया। हाइड्रोजन एटम को हीट किया, उसके जो है उसमें से ना रेडिएशन निकलने लगी। अब ये रेडिएशन किसने चेक की? ये रेडिएशन चेक की लाइमन ने सबसे स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले 19 बामर ने सबसे पहले ये 1885 में सीरीज देखी कि ये रेडिएशन छोड़ता है गर्म करने के बाद में, जो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में रहता है विजिबल रीजन में। ठीक है, उसके बाद फिर ये लाइमन सीरीज आई, नहीं कि ये तो यूवी रेडिएशन भी छोड़ता है हीट करने के बाद। पास्चर ने देखा कि अरे ये तो आईआर रेडिएशन भी ये रिलीज करता है। बोले ये कैसे हो गया कि कोई एक मॉलिक्यूल है उसको हीट कर दिया और वो रेडिएशन छोड़ने लगा। वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको भी समझाया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से जो एटम्स हैं उनको हीट करने के बाद उसमें से रेडिएशन निकलने लगी। बोले अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके लिए फिर आया रिडबर्ग। तो रिडबर्ग ने बोला कि एक्चुअली होता ये है कि जो आपका यहाँ पे ये आपके जो है शेल्स है, ठीक है। तो इन शेल में होता क्या है कि जैसे मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है कि अपनी ग्राउंड स्टेट से ये निकलने लगते हैं एक्साइटेड स्टेट की तरफ। तो जितनी इतनी एनर्जी निकलती है, जितनी इतनी एनर्जी मिलती है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है अपने हायर स्टेट्स में जाने लगते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से अपनी ग्राउंड स्टेट से सपोज ये हाई एनर्जी में गया। अब ये चला तो गया बट फिर वापस भी तो आएगा, एक्साइटेड मॉलिक्यूल से है वो जो है वापस भी तो आएगा। तो ये जब वापस आता है तो वापस सपोज ये यहाँ पे जो रेडिएशन सपोज सबसे पहले अगर क्लास में यहाँ पे आने लगे इस तरीके से, है ना, तो ये जब आएंगे तो एक रेडिएशन छोड़ेंगे, यहाँ से भी रेडिएशन निकलेगा, इस वाले से भी रेडिएशन निकलेगा, इस वाले से भी रेडिएशन निकलेगा, इस वाले से भी रेडिएशन निकलेगा। अब ये जो रेडिएशन का पूरा पैकेट है, कंप्लीट रेडिएशन का पैकेट, तो ये आपकी पूरी सीरीज दिखाएगा, है ना। ये पूरा रेडिएशन होगा, एक स्पेसिफिक इसकी एनर्जी होगी कंप्लीट रेडिएशन की। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपका रेडिएशन है स्टार्टिंग में सबसे पहले किसने देखा था? बामर ने। और ये विजिबल रीजन में देखा था उसने 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में वो यहाँ पे स्पेक्ट्रम अपना छोड़ रहे थे। तो ये किस तरीके से आया कुछ, फिर इसके बाद जो लाइमन है उन्होंने देखा कि नहीं कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी आ रहे हैं, और इनका जो यहाँ पे जो ये रेडिएशन है वो रेडिएशन आपका पड़ रहा है आपका यूवी रीजन से छोड़ के, विजिबल रीजन से छोड़ के यूवी से। इसके बाद फिर आए पाश्चन ने भी देखा कि नहीं ऐसा भी हो रहा है, इसमें तो जो रेडिएशन है ये और भी निकल रहा है यहाँ पे, ये रेडिएशन तो आईआर भी रेडिएशन भी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली होता क्या है कि हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने वाला है इलेक्ट्रॉन, तो वो रेडिएशन छोड़ता है। अब वो ग्राउंड स्टेट कौन सी में आता है उस पर डिपेंड करता है आपकी सीरीज। जैसे कि बामर क्या है, अगर वो सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहा है किसी भी हाई एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में आ रहा है तो ये हो रहा है आपका बामर। इसके बाद अगर वो किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से आ रहा है लोअर स्टेट में, ठीक है, तो वो हो जाएगा लाइमन। फर्स्ट आपकी एनर्जी जो है स्टेट में, अगर वो थर्ड एनर्जी स्टेट में आ जाता है तो वो हो जाता है पार्शियल, ठीक है। अभी रिडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पे दिया था उन्होंने, μ/RH। इसकी वैल्यू कितनी होती थी? 109737.3 सेंटीमीटर इनवर्स, ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता था, ठीक है। तो कोई भी फ्रिक्वेंसी है, अब किसी भी क्या कहते हैं कि ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, सपोज n1 ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे न्यू बार इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट और 1/ni, मतलब इनिशियल जो उसकी इनिशियल है वो स्टेट माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पे भी वो गया है, ठीक है। ये n1 n2 ये सब क्या है, इनकी वैल्यू होती है क्वांटाइज, यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये रिडबर्ग फॉर्मूला था, रिडबर्ग हाइपोथेसिस था। तो आज अपने दो हाइपोथेसिस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद है अपना बोर्स हाइड्रोजन मॉडल, ये एक साथ पढ़ेंगे हम, ठीक है। इसमें एनर्जी, इसमें रेडियस किस तरीके से निकाली, क्या इसमें हाइपोथेसिस दी थी, वो एक साथ करेंगे। तो आपको आई होप कि रिडबर्ग आपका जो फॉर्मूला है रिडबर्ग कांस्टेंट है उसके बारे में पता चला होगा,
ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में आते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब क्या है कि डिफरेंस क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और रिडबर्ग फॉर्मूले में? तो मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने एस्केप नहीं करता। ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकल जाए यहाँ से, तो ये काइनेटिक एनर्जी ले लेके ये निकल जाए बिल्कुल एटम से, तो वो तो हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो अपने एटम से जुड़ा रहे, मतलब एक्साइटेड स्टेट में जाए और फिर वापस से आ जाए अपनी उसी नॉर्मल स्टेट में, तो उस स्टेट में उसको बोलेंगे हम आपका एक्साइटेशन। ठीक है, उस स्टेट में ये रिडबर्ग फॉर्मूला आपका यूज होता है, रिडबर्ग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये नॉर्मल ये है हाइपोथेसिस होते हैं। तो ये समझ में आया होगा आपको। किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम कब से होंगे? जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जून या जुलाई के आसपास आपके एग्ज़ाम्स होंगे, बट फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स ज़रूर होंगे। ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड ईयर के हो सकता है कि स्किप हो सकते हैं, बट फाइनल ईयर के तो पक्का एग्ज़ाम होंगे, वो नहीं छूटेंगे।